हेलो दोस्तों, एक बार वापस से स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सुयोग में। और आज हम रिलेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। रिलेशन के फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों हमने देखा था कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर के बाद हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसी चीज देखी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा था कि दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं, उनका सेट किस तरीके से होता है। फिर हमने रिलेशन को समझने की कोशिश की थी। रिलेशन में हमने देखा था कि रिलेशन को मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और रिलेशन का कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने बताने की कोशिश की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फंक्शन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आइए मेरे साथ हम पढ़ते हैं रिलेशन। तो रिलेशन में मैंने जाते जाते आपको तीन चीजें बताई थी दोस्तों। रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली चीज तो मैंने आपको बताई ही थी। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि रिलेशन के बाद हमारा जो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, और रिलेशन के तीन टर्म्स मैंने आपको बताए थे, एक डोमेन, एक कोडोमेन और एक रेंज। मैंने ये भी बताया था कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज को किस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब आज हम रिलेशन से ही संबंधित, रिलेशन पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्चुअल, और हम फंक्शन को समझेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, फंक्शन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, उसे हमें ध्यान से समझना है। तो रिलेशन की अगर मैं बात करूं, मान लो कोई एक सेट दे रखा है। मैं एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा दोस्तों। मान लो कोई सेट मुझे दे रखा है, सेट ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। सेट मुझे बी दे रखा है, उसमें एलिमेंट है से 7 8 9। और मुझे रिलेशन दे रखा है ए टू बी, और उसमें बताया गया है कि मेरे ऑर्डर पेयर जो है वो कुछ ये है, 1 7 है, 1 8 है, उसके बाद 2 9 है और 2 7 है। ठीक है, मुझे बोल रखा है कि ये रिलेशन मुझे दे रखा है, इसमें ये चार मेरे ऑर्डर पेयर है। अब इसमें आपको पूछा जाए कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो देखो किस तरीके से हम करेंगे। तो डोमेन आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी मेरा पहली बार आ रहा है ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो मेरा डोमेन होगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 मैप्ड है 7 से, 1 मैप्ड है 8 से, 2 मैप्ड है 9 से, 2 मैप्ड है 7 से। तो यहाँ पे दोस्तों डोमेन जो होगा, डोमेन में दो एलिमेंट्स होंगे 1 और 2, ये आप देख सकते हो। डोमेन के बाद नेक्स्ट हम आते हैं रेंज की तरफ। जो रेंज होगा, रेंज में भी हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे, रेंज में भी हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे 7 8 9। ठीक, तो रेंज भी एक सेट रहेगा जिसमें ये 3 एलिमेंट्स रहेंगे 7 8 9। डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब अगर कोई मुझसे कोडोमेन की बात करे तो कोडोमेन मैंने आपको बताया था पूरा सेट बी, जहां से लेके जहां तक रिलेशन डिफाइन होता है पूरा। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 7 8 9, मतलब सेट बी जो है वही मेरा कोडोमेन होगा और ये हमेशा होगा। बात समझ में आई? तो ये होता है रिलेशन के डोमेन, रेंज से रिलेटेड हमारी चीजें। उसके बाद जरूरी नहीं है कि इसमें एक दो एलिमेंट्स हो, इसमें इनफाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं ए टू बी में, और इसको हम फंक्शन में और अच्छे से भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ भी मुझे इंफॉर्मेशन दे दी हुई हो उसके हिसाब से भी मुझे डोमेन और रेंज निकालते आना चाहिए। यहाँ पे जो से ऑर्डर पेयर ही दे रखा है। अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, से ए मुझे दे रखा है, सेट है 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का, 1 to 100। सेट बी है जो मुझे दे रखा है, वो भी मुझे दे रखा है 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट्स का। सेट बी भी 1 से लेके 100 तक है, सेट ए भी 1 से लेके 100 तक है। और मुझे क्या बोल रखा है दोस्तों, ए भी 1 to 100 है, बी भी 1 to 100 है, और उसके बाद मुझे बोल रखा है कि रिलेशन एक आर है वो ए टू बी डिफाइन हो रहा है
कुछ ऐसे कि उसकी डेफिनेशन ऐसी है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक, तो बोला है कि आप मुझे डोमेन, रेंज ये सब निकाल के बताओ। ठीक, तो यहां पे हमें क्या करना है कि वो सारे पेयर्स देखने हैं जहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू बी सेटिस्फाई हो सकता है। तो मैं शुरुआत करता हूं। यहां पे मुझे दोस्तों रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। यहां तो मुझे सीधे ऑर्डर पेयर दे दिए गए था पिछले क्वेश्चन में, पर यहां पे अगर आप देखो मुझे एक डेफिनेशन दी हुई है, तो यहां पे हम पहले एक बार रिलेशन बना लेते हैं। अगर मैं रिलेशन बनाऊं a टू b, तो देखो दोस्तों कैसे होगा। r a टू b में होगा a स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 1, फिर 2 का स्क्वायर दैट इज 4, सॉरी a की जगह अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 4, 3 9। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाए तो लास्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 10 100। ठीक, तो ये जो है ये मेरा रिलेशन है a टू b। बात समझ में आई? r a टू b जो मेरा रिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब इसका कोई मुझसे पूछे डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब कौन कौन से एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं। 10 से ज्यादा नहीं होगा, मैं a की वैल्यू 11 रखूंगा तो b मेरा 121 बन जाएगा। तो डोमेन आपको दिख रहा है, डोमेन हो गया 1 2 अप टू 10। अगर कोई मुझसे रेंज की बात करे, रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा दोस्तों 1 4 9 ऐसे करते हुए 100 तक। और अगर कोई मुझसे कोडोमेन की बात करे तो कोडोमेन कितना होगा दोस्तों? कोडोमेन हो जाएगा 1 2 अप टू 100। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन, रेंज और कोडोमेन हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? तो इस तरीके से हम रिलेशन को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। भले ही मुझे सेट जो दे रखा हो उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो या अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, मैं दोनों ही केस में मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन में के ऑर्डर पेयर्स को लिख के डोमेन, रेंज, कोडोमेन फाइंड कर सकता हूं। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, वो है रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, ओ सॉरी, इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो आप मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है दोस्तों? हमने अभी तक देख लिया है कि कोई भी रिलेशन a से लेके b तक डिफाइन होता है। मान लो R1 इज अ रिलेशन व्हिच इज डिफाइनिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B। अगर मैं कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करूं जो सेट B से लेके सेट A तक डिफाइन होगा और जिसके ऑर्डर पेयर जस्ट उल्टे होंगे, तो वो मेरा हो जाएगा रेंज ऑफ रिलेशन। मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। लेट R be a relation। मान लेते हैं कि R क्या है, हमारा एक रिलेशन है R टेंडिंग टू A टू B। R मेरा एक रिलेशन है R A से B तक। ठीक है, तो अगर मैं एक then R inverse be a relation from B to A such that if A comma B belongs to R, अगर A comma B मेरा रिलेशन में है तो B comma A will belongs to R inverse for all A B जो भी मेरे सेट में है। जैसे कि अगर मुझे ये वाला रिलेशन दे रखा है दोस्तों, अगर कोई मुझसे बोले कि इसी का मुझे इनवर्स निकालना है, तो अगर मुझे इसी का इनवर्स निकालना है इस R इनवर्स का, तो ये B से लेके A तक डिफाइन होगा। ठीक है, ये B से लेके A तक डिफाइन होगा, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा मेरा? डोमेन वो हो जाएगा जो पहले की रेंज है। ठीक है,
मतलब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊं रिलेशन के तो 1 1 2 4 ये बनना है, तो यहाँ पे मेरा जो डोमेन हो जाएगा इसी रिलेशन का, जो मैंने आपको लिख रखा है बोर्ड पे राइट हैंड साइड पे, तो इसका जो मेरा डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 4 9 अप टू 100। और रेंज जो मेरी हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज मेरी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। ठीक, और कोडोमेन मेरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन मेरा हो जाएगा 1 2 अप टू। ठीक, तो ये मेरा डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तीन चीजें दोस्तों हो गई। तो इस तरीके से मैं किसी भी रिलेशन का इनवर्स फाइंड कर सकता हूं। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है और आपको रिलेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पे बेस्ड आएंगे। मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ ऐसी चीज है नहीं जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मुझे बोला जाए कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं सारे के सारे ऑर्डर पेयर लिख दूंगा। अगर मुझे बोला जाए रिलेशन को सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा रिलेशन। रिलेशन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक। ये टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर का ही एक दूसरा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शंस, अब मैं आपको फंक्शंस की जो डेफिनेशन बता रहा हूं वो दो तीन तरीके से बताऊंगा और आपको दोनों तीनों तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो समझनी है। ठीक है, तो पहली आप डेफिनेशन लिखिए मेरे अपने नोटबुक में। फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, और इसमें क्या स्पेशलिटी होती है वो भी मैं लिख पा रहा हूं। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट of A is uniquely associated with an element of B। अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से समझ गए हो तो आप फंक्शन समझ गए हो। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये, इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए विद एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही होता है दोस्तों, पर इसमें जो खासियत रहती है वो ये रहती है कि फंक्शन में हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो सेट बी के हर एक एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? मैं इसको कुछ मैपिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेता हूं कि ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। ठीक है, ये मैं कुछ एक चीज बता देता हूं और मैं बताता हूं कि देखो कौन सी मैपिंग को हम फंक्शन बोलेंगे और कौन सी मैपिंग को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये सेट ए में 4 एलिमेंट बनाए, सेट बी में मैंने 4 एलिमेंट बनाए। यहाँ सेट ए में 4 एलिमेंट, सेट बी में मैंने 5 एलिमेंट बनाए। सेट ए में यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट बनाए।
यहाँ सेट ए में 5 4 और चलो सेट बी में भी मैंने 4 एलिमेंट। अब अगर सेट ए में मान लो कुछ इस तरह से मैपिंग है, अब मुझसे पूछा जाए क्या ये वाला जो रिलेशन है, हमें पता है कि रिलेशन में दो सेट में मैपिंग होती है ए से लेके बी तक, क्या ये वाला रिलेशन मेरा फंक्शन है? तो मैं कहूंगा नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो यूनिकली एसोसिएट नहीं है, ये दो से एसोसिएट है। अगर मेरा एक एलिमेंट दो से एसोसिएट होता है तो ये रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मुझसे बोला जाएगा क्या ये वाला रिलेशन जो है वो मेरा फंक्शन है? ये वाला रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि यहां पे ये वाला क्लॉज ब्रीच हो रहा है। ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट है वो मेरा बी से एसोसिएट होना चाहिए ए के सेट का। यहां पे सेट ए में 4 एलिमेंट से 3 एलिमेंट्स तो एसोसिएटेड है ए से, पर बी से एक एलिमेंट एसोसिएट नहीं है, सो दिस रिलेशन विल आल्सो नॉट बी अ फंक्शन। तीसरा मुझे मान लो कुछ इस तरह से अगर सेट दे दिया जाए, क्या ये वाला रिलेशन मेरा फंक्शन होगा? बिल्कुल, ये वाला जो रिलेशन है मेरा फंक्शन होगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या, ये कैसे होगा? यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें मेरी सेटिस्फाई हो रही है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एसोसिएट है, इज यूनिकली एसोसिएटेड। अच्छा, यहाँ पे यूनिकली का मतलब ये होता है कि सेट ए का जो एलिमेंट है ना वो एक से ही एसोसिएट होना चाहिए। यहाँ पे ए भी एक से एसोसिएटेड है, बी भी दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, इससे मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक, तो ये वाला रिलेशन भी मेरा क्या होगा? फंक्शन होगा। चौथा कुछ इस तरह से, तो ये इस तरीके से है, ये वाला रिलेशन भी मेरा फंक्शन होगा। तो बस अगर मुझे ये देखना है दोस्तों कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरे सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। अगर यूनिकली एसोसिएट नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो मेरा रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो फंक्शन कुछ भी नहीं है, हम कह सकते हैं कि रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन? बिल्कुल, हर फंक्शन रिलेशन होगा, पर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेरे साथ लिख लीजिए दोस्तों, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एवरी फंक्शन is a relation but every relation is not a function। हर रिलेशन मेरा फंक्शन होगा पर हर फंक्शन मेरा रिलेशन होगा पर हर रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं होगा। ये वाली चीज हमें ध्यान रखनी। मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन में जो भी ऑर्डर पेयर्स होंगे या फंक्शन में जो भी चीज होगी, इट विल बी अ सबसेट ऑफ एनी रिलेशन, इट कुड बी अ सबसेट ऑफ माय कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो फंक्शन में भी जो ऑर्डर पेयर रहेंगे वो मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट रहेंगे। बात समझ में आई? ठीक, तो ये मेरा फंक्शन की पहली डेफिनेशन है जिसको मैंने मैपिंग से समझा। अब फंक्शन को आप एक दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करो। फंक्शन को आप एक ऐसी मशीन अज्यूम करो, एक ऐसा मशीन जैसा समझो कि फंक्शन एक ऐसी यूनिक मशीन है जिसमें अगर मैं कोई भी एक इनपुट डालता हूं तो मुझे एक यूनिक आउटपुट मिलता है।
यूनिक आउटपुट का मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक इनपुट डालने पे मुझे दो आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो फंक्शन अपने आप में एक ऐसी यूनिक मशीन है जहां पे अगर मैं एक इनपुट डालूंगा तो मुझे एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब ये जो यूनिक आउटपुट है हमेशा मिलेगा अगर मैं कुछ वैलिड इनपुट डालता हूं तो, ठीक है। तो आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए दोस्तों, दूसरी डेफिनेशन 2 करके आप लिख लीजिए चाहो तो। अब फंक्शन कैन बी considered as a machine in which we get a definite output, definite and unique output आप लिखो, definite and unique output on valid inputs, on valid inputs। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप की मशीन है जहां पे हमें डेफिनेट और यूनिक आउटपुट हमें मिलेगा अगर हम वैलिड इनपुट डालें तो, ठीक है। एक वैलिड इनपुट डालोगे आप तो आपको एक डेफिनेट आउटपुट जो रहेगा वो मिलने वाला है। तो इसकी भी मैं आपको एक ठीक है एक पिक्चर बना के बता देता हूं। मान लो कि ये फंक्शन है, यहां पे आपने डाला कुछ भी इनपुट, वो फंक्शन जो रहेगा ये वाला इनपुट यहां पे प्रोसेस होगा और यहां पे प्रोसेस होने के बाद यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वो प्रोसेस कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सब हम देखने वाला है। मतलब है कि यहाँ पे मैंने कुछ एक इनपुट डाला और मुझे एक आउटपुट मिला। मैंने एक डाला, हो सकता है कुछ भी 5 मिल जाए, 7 मिल जाए। एक इनपुट डालने पे एक ही इसका आउटपुट मिलने वाला है। फंक्शन को आप ऐसी मशीन कंसिडर करो, क्योंकि हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ऑर्डर पेयर तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, सिर्फ मैपिंग तक रिलेटेड नहीं रहेंगे, बहुत ही ब्रॉड उसका एप्लीकेशन है, ठीक। तो ये मेरा फंक्शन होता है दोस्तों। फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ मशीन इन विच वी गेट अ डेफिनेट एंड यूनिक आउटपुट ऑन वैलिड इनपुट। अब ये वैलिड क्या है? वैलिड इनपुट का मतलब ये है कि जो भी हम प्रॉपर इनपुट डाल सकते हैं, और ये जो वैलिड इनपुट का सेट रहेगा ये यहाँ पे हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अब मैं फंक्शन में भी आपको 3 डेफिनेशंस वही लिखवा रहा हूं जो मैंने रिलेशन में लिखवाई थी, और काफी कुछ सिमिलर है वो। तो आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए दोस्तों। तो यहां पे क्या बोल रखा है मुझे? ये फंक्शन बोल रखा है, ठीक है। तो अब आप इसके बाद आप लिखिए डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक, डोमेन ऑफ अ फंक्शन की क्या वैल्यू हम लिखेंगे? ऑल द पॉसिबल इनपुट्स या द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स इज नोन एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जो भी पॉसिबल इनपुट मुझे दे रखे हैं उस सेट ए में, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक। अगर मैं ऐसी बात करूं तो सेट ए ही मेरा डोमेन होगा, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो मैप होना चाहिए, ठीक। तो इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की भाषा में लिखना है तो लिख सकते हैं कि सेट ए इन रिलेशन इन फंक्शन a to b is called domain of a function, is called the domain of a function, ठीक। जो सेट ए होगा फंक्शन में a to b को के, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ अ फंक्शन।
अब डोमेन ऑफ अ फंक्शन ये हो गया मेरा सेट ए। सेट ए ठीक है, या अब ये सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिसमें मुझे एक आउटपुट मिल रहा हो, ठीक है। इसको हम और समझेंगे। डोमेन के बाद क्या हो जाएगा मेरा रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ अ फंक्शन मेरा हो जाएगा कोई भी अगर मुझे फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन ए में ए को इनपुट डालने पे जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखिए द आउटपुट या द सेट ऑफ आउटपुट्स obtained by inserting a in the function, inserting set a elements in the function is called रेंज ऑफ अ फंक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक। तीसरा होता है कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो यहां पे सेट ए, ठीक है, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन हम लिख लेते हैं। अगर कोई भी फंक्शन मेरा ए से लेके बी तक डिफाइंड है तो जो सेट बी रहेगा वो मेरा कोडोमेन होगा। सिंपल। इफ function is defined from a to b, तो हम लिखेंगे then the codomain of function, set b को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे फंक्शन का, ठीक है। अगर कोई भी मेरा फंक्शन a to b डिफाइन होता है तो सेट b जो होगा वो मेरा कोडोमेन होगा दोस्तों फंक्शन का। सेट b is called the codomain of function। तो आप ये कह सकते हो कि जो रेंज होगा, रेंज विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन इन फंक्शन एज वेल एज रिलेशन। अगर रिलेशन और फंक्शन की बात कर रहा हूं तो रेंज जो रहेगा वो हमेशा मेरा सबसेट रहेगा कोडोमेन। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? तो ये तीन डेफिनेशन होती है मेरे फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या दो फंक्शंस इक्वल हो सकते हैं, और दो फंक्शंस अगर इक्वल हो सकते हैं तो कब कब हो सकते हैं, ठीक है। क्या दो फंक्शंस इक्वल हो सकते हैं और दो फंक्शंस इक्वल हो सकते हैं तो कब कब हो सकते हैं, ये हम देखना है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए इक्वालिटी ऑफ फंक्शन। आप हेडिंग डाल दीजिए इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस। दोस्तों दो फंक्शन इक्वल तभी होते हैं जब उनका डोमेन सेम हो, उनका रेंज सेम हो और हर एक इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हमें ध्यान रखने की है। टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल, two functions are said to be equal only if first part they have same domain, they have same domain, second part they have same range, थर्ड पार्ट तीसरा क्या होना चाहिए, सेम डोमेन होना चाहिए, सेम रेंज होना चाहिए एंड सेम आउटपुट वी गेट ऑन सेम इनपुट, ठीक है। तो सेम मैपिंग आप लिख सकते हो
या सेम आउटपुट ऑन सेम इनपुट्स। अगर ये तीनों की तीनों चीजें दोस्तों सेटिस्फाई होती है तो मैं कहूंगा कि ये जो तीन फंक्शंस हैं ये मेरे इक्वल। तो डोमेन हमने देख लिया, रेंज देख लिया, इक्वालिटी देख ली फंक्शन की। अगर ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इक्वल है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और समझेंगे फंक्शंस के बारे में और भी अच्छे से। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। मान लो मुझे दो सेट दे रखे हैं। सेट ए में मेरे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। सेट बी में मेरे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब मैं आपको कुछ रिलेशन दे रहा हूं, आपको बताना है कि उसमें से कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं। मेरा पहला रिलेशन है R1 A2B जिसमें मेरे एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 2 1 3 4 4 5 4 4 5 1 और 2 5। मुझसे पूछा जाए कि क्या ये जो रिलेशन मुझे दे रखा है क्या ये फंक्शन है, तो दोस्तों फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए यूनिकली सेट बी से। या 1 मैप है, 2 मैप है, 3 मैप है, 4 मैप है, 5 मैप है। यहां तो मुझे कोई समस्या नहीं है, पर समस्या ये है कि 1 जो है वो 2 बार मैप्ड है। 1 जो है एक ही बार मैप होना चाहिए, 2 भी 2 बार मैप्ड है और 4 भी 2 बार मैप्ड है। So this will be a relation but this will not be a function। बात समझ में आई? दूसरा अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं RA2B और इसमें मान लो मेरे ऑर्डर पेयर्स हैं 1 2 2 3 3 4 और 4 5। ठीक, और कोई मुझसे बोले कि क्या ये रिलेशन मेरा फंक्शन होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये वाला रिलेशन भी मेरा फंक्शन नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 चारों के चारों मैप्ड है, पर एक एलिमेंट मेरा छूट रहा है। डेफिनेशन मेरी ये कहती है कि एक भी एलिमेंट मेरा छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आई? तीसरा रिलेशन मुझे दे रखा है R3 A2B। ठीक, अगर मेरे को तीसरा रिलेशन दे रखा है R3 A2B, तो यहां पे अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये रिलेशन मेरा, अच्छा अभी मैंने लिखा ही नहीं, पहले मैं लिख देता हूं इसके ऑर्डर में। तो अगर मान लो R3 A2B इस तरह से बोल रखा है 1 3 2 5 3 3 4 3 5 5, मुझसे बोला जाए कि क्या ये रिलेशन मेरा फंक्शन है, तो मैं कहूंगा हाँ ये रिलेशन मेरा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 1 मैप्ड है, 2 मैप्ड है, 3 मैप्ड है, 4 मैप्ड है, 5 मैप्ड है और यूनिकली मैप्ड। बात समझ में आई? तो ये होता है कि मेरे ये वाला जो रिलेशन है R3 दिस विल बी माय फंक्शन। बात समझ में आई? तो हम इसको ऑर्डर पेयर से दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं। मैप का तरीका मैंने आपको बता दिया, मैं आपको दो तरीके और बताने वाला हूं। अब एक और प्रश्न इसमें ये आता है कि मान लो सेट ए में एलिमेंट्स हैं m, सेट बी में एलिमेंट्स हैं n, तो ए से लेके बी तक कितने फंक्शंस बन सकते हैं? इसको आप एक क्वेश्चन के जैसे ही कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लो, वो बेटर रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आप चाहो तो लिख लो और इसको हम समझने की भी कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए
अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है, दे रखा है मुझे m के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मुझे दे रखा है n के बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर n है, और मुझसे पूछा जाए कि कितने फंक्शंस हो सकते हैं a से लेके b तक, तो मेरा जवाब होगा n m टाइम्स n रेज टू पावर m। अब वो कैसे आएगा वो हम आगे समझेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो आप सिर्फ इतना लिख लीजिए अभी यार, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b is n raised to power m। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने थे दोस्तों? mn मेरा ऑर्डर पेयर बन रहे थे और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 raised to power mn थे। और हमें ये बताया कि रिलेशन जो फंक्शन है वो हमेशा सबसेट होता है रिलेशन का, तो n raised to power m की वैल्यू हमेशा 2 raised to power mn से छोटी ही होगी। बात समझ में आई? तो इसमें ये लिख लो और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी आप लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b is 2 raised to power mn। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे a से लेके b तक वो कितने होंगे? 2 raised to power mn। As we know that कि number of functions will always be less than number of relations, so I can say that here with my sense कि n raised to power m हमेशा less than equal to रहेगा 2 raised to power m से। ठीक, हालांकि ये कभी काम नहीं आएगा, बट मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता रहा हूं कि ऐसे भी ध्यान रखो, है ना। तो ये हमारा होता है दोस्तों फंक्शन के बारे में, फंक्शन का डोमेन, रेंज, हमने ये सारी चीजें देखी, इक्वल फंक्शन के बारे में देखा, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में रियल फंक्शन के लिए, कि भाई जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के कुछ हम ग्राफ देखेंगे, फंक्शंस की हम और कुछ एक प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम रखते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा फंक्शन के बेसिक्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शन को ही डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसका हम डोमेन रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।